नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे के मेडिकल टेस्ट के बारे में। रेलवे की जो फाइनल स्टेज होती है रेलवे के सिलेक्शन प्रोसेस की, वो मेडिकल टेस्ट ही होती है। और मेडिकल से ही डिसाइड होता है कि आपको कौन सी पोस्ट दी जाएगी, या फिर कोई पोस्ट दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी। तो आप सभी को ये तो पता ही होगा कि मैंने रेलवे ग्रुप डी का मेडिकल पास किया है और अभी मैं पॉइंट्समैन के पद पे कार्य करता हूँ। तो आज मैं आपको रेलवे मेडिकल की बिल्कुल पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं कि इसकी प्रक्रिया कैसे चलती है और कैसे पूरी होती है। और पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हमारे मेडिकल टेस्ट के दौरान होती हैं। सबसे पहले आप सभी को ये क्लियर कर दूं कि रेलवे के किसी भी पोस्ट का मेडिकल हो, चाहे ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, एएलपी का, टेक्नीशियन का, जेई का, या फिर किसी भी पोस्ट का हो, सभी का मेडिकल टेस्ट लगभग सिमिलर होता है। और इसके मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको पोस्टिंग दी जाती है। और इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A1, A2, B1, B2, C1, C2 इस प्रकार चलता है और उसके हिसाब से आपको पोस्टिंग दी जाती है। तो अगर आपने इनमें से किसी भी एग्जाम का फॉर्म फिल किया है, या फिर आपका CBT एग्जाम हो गया है, आगे की जो भी प्रक्रिया होती है, टाइपिंग टेस्ट या फिर PET टेस्ट जो भी हो गया है, तो अब लास्ट स्टेज इसकी बचती है जो कि होती है मेडिकल टेस्ट। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट डरते हैं और कैंडिडेट्स के मन में बहुत सारे सवाल चलते हैं, जैसे क्या क्या इसमें चेक किया जाता है, हाइट, वेट, आंखें, कान, बीपी, ब्लड टेस्ट, सब कुछ कैसे चेकअप इसका किया जाता है, कौन कौन सी मशीनें इसमें इस्तेमाल करी जाती हैं और इसमें टोटल कितना समय लगता है। और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या इसमें कैंडिडेट फेल भी हो जाते हैं, अगर फेल होते हैं तो फेल होने से कैसे बचा जा सकता है, और मेडिकल टेस्ट देने के दौरान हमें क्या चश्मा भी अलाउ होता है, किस पोस्ट के लिए चश्मा अलाउ होता है। और इन सभी सवालों के जवाब हम RRB की ऑफिशियल गाइडलाइंस, RDSO की गाइडलाइंस और अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से देने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि मेडिकल टेस्ट क्या होता है। देखो, RRB में किसी भी पोस्ट पे आपको सिलेक्शन लेने के लिए लास्ट स्टेज होती है मेडिकल टेस्ट। और ये टेस्ट एक फिटनेस टेस्ट होता है कि आपको जो पोस्ट दी जा रही है, आप उस पोस्ट के लिए शारीरिक और मानसिक तौर पर स्ट्रांग हैं या फिर नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि जो आपको पोस्ट दी जा रही है उसमें आपको लंबे घंटों तक, 8, 9 या फिर 11 घंटों तक भी काम करना पड़ सकता है। इसमें दिन या रात में किसी भी समय काम करना पड़ सकता है और फील्ड वर्क भी आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा सेफ्टी की रिस्क भी थोड़ी बहुत होती है। और कई कैंडिडेट सोचते हैं कि सिर्फ CBT एग्जाम पास करो आपकी जॉब पक्की हो जाती है, लेकिन मेडिकल टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसे स्ट्रिक्टली लिया जाता है अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से। और लगभग 10 से 20% कैंडिडेट मेडिकल टेस्ट में फेल हो जाते हैं। स्पेशली जो आंखों का टेस्ट होता है उसमें बहुत ज्यादा कैंडिडेट फेल हो जाते हैं। और जो ALP का मेडिकल टेस्ट होता है वो A1 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, जिसमें 6x6 का आई विजन टेस्ट लिया जाता है। अगर उसमें आप फेल हो जाते हैं तो फिर आपको ALP बनने का मौका नहीं दिया जाता है। और बाकी जो ग्रुप डी की पोस्टें हैं वो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड से लेकर आगे के जो भी B1, B2, C1, C2 मेडिकल स्टैंडर्ड हैं, जिसमें कुछ में कलर ब्लाइंडनेस भी चल जाती है, कुछ में चश्मे भी अलाउ कर दिए जाते हैं। जो B2 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है उसमें चश्मा भी अलाउ कर दिया जाता है। कुछ B3 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली भी पोस्टें होती हैं, उसमें भी चश्मा अलाउ कर दिया जाता है। फिर C1 और C2 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली जो पोस्टें उसमें कलर ब्लाइंडनेस भी अलाउ कर दी जाती है। तो सारी चीजें हम आगे आपको बताएंगे। तो ये सारी चीजें आप जो भी पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आता है उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में जानकारी दी रहती है कि किस पोस्ट के लिए कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए है और उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है वहां पे लिखे रहते हैं। तो आप वहां से जाके भी ये चीज चेक कर सकते हैं। चलिए अब बताते हैं किस तरह से उसमें जब हम मेडिकल टेस्ट देने जाते हैं तो क्या प्रक्रिया किस तरह से चलती है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका CBT एग्जाम होने के बाद, जो भी सिलेक्शन की प्रोसेस है वो होने के बाद, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल लेटर आता है तो उसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कॉल लेटर के साथ साथ आपका मेडिकल टेस्ट भी कराया जाता है। जैसे आपका आज अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो हो सकता है कल ही वो आपका मेडिकल टेस्ट करा देंगे। मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, तुरंत से उन्होंने यहाँ से एक लेटर बनाया और तुरंत से हमें जाना पड़ता है। हम प्रयागराज में गए थे, अपना जो हेडक्वार्टर है प्रयागराज में गए थे हम अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए। इसके बाद वहां से लेटर बनाया गया और हमें तुरंत से अगले दिन ही झांसी के मेडिकल में भेज दिया गया। सबसे पहले जो हमें से वहां से लेटर मिला था वो लेटर मिला। वो लेटर लेके हम सुबह 9 बजे अपने हॉस्पिटल में पहुंच गए थे। हमारे साथ 50 से 60 कैंडिडेट और थे। ऐसे ही हम लोग सभी लोग वहां पे पहुंच गए थे झांसी के रेलवे वाले हॉस्पिटल में। वहां पे फिर हमको एक फॉर्म भरने के लिए मिला था। वो फॉर्म हम लोगों ने भरा है। फॉर्म में हमसे हाइट, वेट और जो ब्लड ग्रुप वगैरह है, ये बेसिक चीजें, सारी चीजें उसमें भरवा ली गई थी।
और जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो सारे भी उसमें फॉर्म में भरवा लिए गए थे। और वो फॉर्म जमा करने के बाद हमको बैठने के लिए बोल दिया गया था। तब तक 10 बजे के समथिंग और डॉक्टर्स आ गए थे जिनको हमारा मेडिकल चेकअप करना था। लगभग हम लोगों को 1 घंटे बैठना पड़ा और जब सुबह के 11 बज चुके थे तब से हमारा जो मेडिकल टेस्ट की प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। और सबसे पहले हमसे बेसिक जितने टेस्ट होते हैं वो सारे टेस्ट के लिए हमसे ब्लड ले लिया गया, हमसे यूरिन टेस्ट के लिए यूरिन ले लिया गया और हमारी पल्स भी चेक करी गई। और इसके बाद हमारा सबसे पहला जो टेस्ट होता है आंखों का टेस्ट। लेकिन आंखों का टेस्ट लेने से पहले जो हमें वहां पे इशारा प्लेट के द्वारा जो टेस्ट लिया जाता है उससे पहले हमें सबसे पहले लाइन में लगा दिया गया, जहां पे आंखों की जांच मशीन के द्वारा करी जा रही थी और मशीन के द्वारा हमारी आंखों का चेकअप लिया जा रहा था कि कहीं पे हमने किसी भी प्रकार की कोई सर्जरी तो नहीं कराई है। तो ये चीज देखने के लिए हमारा मशीन से आंखों का चेकअप किया गया था सबसे पहले सभी कैंडिडेट का। अब ऐसा नहीं है कि सभी कैंडिडेट एक का चेकअप हो गया तो वहीं पे बैठे रहेंगे, एक का चेकअप हो गया तो वो अगली स्टेप के लिए भी आ जाता था। जैसे कि मेरे आंखों की जांच होने के बाद मैं वापस से उसी ऑफिस में आ गया जहां पे हमारा मेडिकल स्टार्ट की प्रोसेस शुरू हुई थी। तो फिर मेरा फिजिकली आंखों का टेस्ट लिया गया जिसमें एक डिस्टेंस विजन दूर की नजर के लिए लिया गया, जिसमें लगभग हम 6 मीटर की दूरी पर वहां पे खड़े हुए थे और 6 मीटर की दूर पर हमें एक सी अक्षर वाला चार्ट दिखा था, उसमें सी रखा हुआ था। और कभी भी पहले तो बड़ा सी दिखा रहे थे, इसके बाद धीरे धीरे करके छोटा करते गए और छोटा सी करने के बाद वो उसको दिखाते थे ऊपर है, नीचे है, राइट है, साइड, उसका मुंह किस तरफ है, इस तरह से पूछा जाता था। बाकी कुछ अक्षर भी वहां पे हमको दिखाया गया ऊपर से लेके नीचे तक, पहले बड़े लिखे रहते थे फिर छोटे लिखे रहते थे, इस तरह से वो अक्षर भी हमसे पढ़वाए गए जो कि इंग्लिश में लेटर लिखे हुए थे। इसके बाद हमारा नियर विजन टेस्ट भी लिया गया, एक हमको बुक दी गई और पास बुलाकर वहां पे हमको एक बुक टाइप में कुछ छोटे छोटे अक्षर लिखे हुए थे, उन अक्षरों को हमको पढ़ाया गया जिससे कि नियर विजन का टेस्ट भी उनका कंप्लीट हो गया। इसके बाद कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट करने के लिए एक इशारा प्लेट नाम से एक प्लेटें आती हैं जो कि आपने देखी होगी, जहाँ पे नंबर्स वगैरह छिपे हुए लिखे रहते हैं अलग अलग कलर में। तो इशारा प्लेट का इस्तेमाल करके हमसे कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट भी लिया गया और अंधेरा भी एक कमरे में कर दिया गया जिससे कि हमारा नाइट विजन टेस्ट का भी थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाए। तो नाइट विजन टेस्ट भी हमको सी का मुंह दिखाकर लिया गया, लेकिन उस टाइम पे हमारा थोड़ा बड़ा सी रख के दिया था ताकि हमको दिख सके। और इसके लिए एक आंख में हमारी चश्मा लगा देते हैं जो, तो एक आंख बंद हो जाती है, सिर्फ एक ही आंख से वो टेस्ट लिया जाता है। इसके बाद दूसरी आंख बंद हो जाती है और दूसरी आंख से वो टेस्ट लिया जाता है। और आपकी जो आंखों का विजन है अगर वो 6/9 A2 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए 6/9 मांग रहे हैं तो दोनों आंखों का 6/9 होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक का आपका 6/6 हो गया दूसरी का 6/12 हो गया, तो इस तरह से कोई हिसाब नहीं लगता है। अगर 6/9 दोनों आंखों से आप देख सकते हैं तभी आपको A2 मेडिकल स्टैंडर्ड दिया जाएगा। जबकि अगर आपकी 6/12 है तो आपको A2 मेडिकल स्टैंडर्ड ना देकर उसके आगे के स्टैंडर्ड दिए जाएंगे। इसके बाद एक बाइनोक्यूलर टेस्ट भी लिया जाता है जिसमें एक इशारा प्लेट की तरह ही रहता है, वो वहां पे एक लाइन तरह की बनी रहती है, टेढ़ी मेढ़ी तिरछी जैसी भी बनी रहती हो, तो उस पर हमसे उंगली रखवाते हैं बाइनोक्यूलर, क्योंकि दोनों आंखों का जो यहाँ पे हमारा टारगेट फोकस है वो सही से काम कर रहा है या फिर नहीं। तो कहते थे कि इस पेन को पकड़ो और ये लाइन जिस तरह से बनी हुई है इस तरह से लाइन पे ऐसे ऐसे पेन घुमाओ जैसा वहां पे आकार बना हुआ है, तो ये बाइनोक्यूलर टेस्ट होता है। इस तरह से हमारे आई विजन के सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं। वहीं पे कुछ लोग कहते हैं कि कान की क्या अलग से जांच होती है, तो जब हम आई टेस्ट हो रहा था हमारा तो वहां पे हमसे एक कान इस तरह से बंद करवा के वो जो चीज बोल रहे थे वो हमको सुननी पड़ती है, और एक बार फिर ये वाला कान भी बंद कर दिया था, वो साइड में खड़े थे वो उन्हीं ने खुद ने कर दिया था इस तरह से हाथ लगा करके थोड़े धीरे से। तो जिनकी हियरिंग जो सुनने की क्षमता है वो अगर थोड़ी कम भी है तब भी चल जाएगी, इतने लाउडली तो वो लोग बोलते हैं, लेकिन अगर ज्यादा कम है तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो इसी प्रकार से कान का टेस्ट लिया जाता है, मशीन के द्वारा कान का टेस्ट नहीं लिया जाता है। इसके बाद हमारा एक एक्सरे करवाने के लिए दूसरे लैब में भेजा गया जहाँ पे एक्सरे करने की मशीन रखी गई थी। तो वहां पे हमारी सिर्फ चेस्ट का, छाती का ही एक्सरे लिया गया था, बाकी हाथ और पैर या किसी भी बॉडी पार्ट का एक्सरे नहीं लिया गया था। और ये जो चीज होती है एक्सरे की जांच, ये एक्सरा सिर्फ इन्फेक्शन, टीबी या फिर कोई अंदर से हड्डी वगैरह टूटी तो नहीं है, कोई दाग वगैरह तो नहीं है, तो इस तरह से इसलिए एक्सरे कराया जाता है। और बाकी जो चीजें यहाँ पे थी, जो यूरिन टेस्ट है और ब्लड टेस्ट हमने दिया था, तो वो इसकी रिपोर्ट भी तब तक लगभग शाम तो हो ही जाती है, 4 बज जाते हैं, तो उसकी रिपोर्ट भी आ जाती है। और वो रिपोर्ट आने के बाद फिर हमारे कुछ और टेस्ट होते हैं, जैसे कि ईसीजी जिसमें दिल की धड़कन चेक की जाती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जिसको कहते हैं, और ब्लड प्रेशर भी चेक होता है जिसमें बीपी हमारा सामान्य होना चाहिए। और इस चीज में बिल्कुल ध्यान देना कि आप बिल्कुल भी घबराना नहीं। और कुछ चीजें जब आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, बीपी चेक किया जाता है,
तो फिर उसमें आपको कुछ चीजें याद करने की कोशिश करनी है, जैसे कि कोई आप पहाड़ा याद करने लग गए या कोई ऐसी चीज जो आपको मुश्किल से याद होती हो, तो वो चीज, या फिर कुछ चीजें पढ़ने लग गए मन में ही, तो इससे घबराहट कम होती है और बीपी आपका बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और बीपी की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको शुरू से ही बीपी की प्रॉब्लम है तब बात अलग है, बाकी नॉर्मली में आपका बीपी वहां पे कम और ज्यादा नहीं होता है। और जो ब्लड टेस्ट है वो मुख्य रूप से डायबिटीज यानी कि शुगर के लिए किया जाता है। यूरिन टेस्ट में भी शुगर और प्रोटीन का ही चेकअप किया जाता है कि प्रोटीन की मात्रा कितनी है और शुगर तो नहीं है। और बाकी मैंने ईसीजी का आपको बता ही दिया है, ब्लड प्रेशर का बता ही दिया है। और ये सारी चीज होने के बाद हमारी लास्ट स्टेज आती है और लास्ट घंटा हमारा मेडिकल टेस्ट का चलता है। और इसमें हमारे 3 मुख्य टेस्ट करे जाते हैं। पहला टेस्ट हॉर्निया का होता है, दूसरा हाइड्रोसिल का होता है और तीसरा होता है पाइल्स का। और एक ही साथ तीनों टेस्ट ले लिए जाते हैं। इसके लिए हमें सारे कपड़े हमारे निकाल दिए जाते हैं, सिर्फ अंडरवियर बचने देते हैं। और अंडरवियर में हमको एक रूम के अंदर बुलाया जाता है जहाँ पे 2 डॉक्टर्स बैठे रहते हैं, एक टॉर्च ले रहते हैं, एक नॉर्मली देखते हैं, तो रिपोर्ट बनाते हैं। और इस तरह से 2 लोग रहते हैं और 2 लोग रहने के बाद वहाँ पे एक एक करके सबकी लाइन लग जाती है, फिर एक एक करके आगे बढ़ते हैं और वहां से हमारा अंडरवियर भी निकलवा कर वो चेक करते हैं टॉर्च के द्वारा, हमें पाइल्स तो नहीं है। हाइड्रोसिल भी चेक करते हैं, वो खुद से भी देखते हैं सिर्फ। और इसके बाद औठक बैठक भी लगवाते हैं और थोड़ा चलवाते भी हैं। और हॉर्निया के चेक के लिए हमसे खांसने को भी कहते हैं कि खांस के दिखाओ। पेट का कोई उभरा हुआ भाव, मतलब पेट में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है खांसने में, आसानी से आप खांस ले रहे हैं या फिर नहीं, तो नॉर्मली ये चीज होती है जिसमें तीनों टेस्ट हो जाते हैं। पाइल्स की जो चेक है वो पाइल्स औठक बैठक लगाते हैं, तो जिसको ज्यादा सीरियस पाइल्स होती है तो वो औठक बैठक नहीं लगा पाता, उसको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो इस तरह से 3 टेस्ट होने के बाद हम बाहर आ जाते हैं और यहाँ से हमारे सारे टेस्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद कैंडिडेट के मन में 2 सवाल और रहते हैं कि क्या हमारे दांतों का भी चेकअप होता है और क्या हमारी स्किन का भी चेकअप होता है। देखो, दांतों के लिए नॉर्मली कोई अलग से चेकअप नहीं किया गया था। जहाँ पे हम आई टेस्ट मशीन से कराने गए थे वहां पे हमारा मुंह खुलवाकर हमारे दांत देख लिए गए थे। एक बार डॉक्टर ने भी ऐसे ही देखे थे और वो नॉर्मली सिर्फ मसूड़ों के जो छोटे बहुत कोई समस्या तो नहीं है और दांत हमारे साफ होने चाहिए, तो ये सारी चीजें दांत की नॉर्मली चेक करी थी, बाकी ज्यादा सीरियस होकर दांतों का चेकअप नहीं किया गया था। स्किन को रिलेटेड भी रहते हैं, किसी को चर्म रोग रहता है, किसी को कोई दाग धब्बे या स्किन की प्रॉब्लम जो भी होती हैं वो सारी रहती हैं, तो स्किन से भी रिलेटेड कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। क्योंकि जो रेलवे मेडिकल लेता है उसमें आपको जो भी पोस्ट दी जा रही है उस पोस्ट के लिए आप काम करने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। बाकी उन्हें इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे अगर कोई बीमारी अगर आपको है, अगर उसका इलाज है तो रेलवे उसको इग्नोर कर देती है। लेकिन जो सीरियस बीमारी होती हैं जैसे कि कैंसर, टीबी, शुगर, ये सारी चीजें सीरियस बीमारी में आती हैं, तो ऐसे में फिर वो ये चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फिर जो डॉक्टर्स रिपोर्ट बनाते हैं सबकी रिपोर्ट तब तक बनकर तैयार हो जाती है और हमारा वहीं पे रिजल्ट भी बता दिया जाता है। हमको जो मेडिकल चेकअप का वहाँ पे एक रिसीविंग देते हैं उसमें सारी चीजें लिख के देते हैं और वो सारी चीजें हमें वहाँ पे लिख के जो देते हैं सारे रिकॉर्ड, और उसके बाद हमारा जो रिसीविंग देते हैं उस पर लिख दिया जाता है कि कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड हमको मिला है। तो मुझे A2 मेडिकल स्टैंडर्ड मिला था, तो A2 वहाँ पे ऐसा लिख दिया था बड़े अक्षरों में। इस प्रकार जिसका भी जैसा मेडिकल स्टैंडर्ड था सभी का लिख दिया था। और हमारे लगभग 50-60 कैंडिडेट थे, उनमें से लगभग 70% का A2 मेडिकल स्टैंडर्ड था। लगभग 10 कैंडिडेट को रीमेडिकल के लिए अगले दिन बुलाया गया था और 20 का लगभग A2 मेडिकल से बाद जो भी आते हैं वो सारी चीजें थी। और उस टाइम बेनिफिट किसी को नहीं किया था, इसलिए कि 10 कैंडिडेट को अगले दिन बुलाया था। उनको जिस भी चीज में डाउट हो तो ये हमें पता नहीं है। बाकी चश्मा वाले भी 3-4 कैंडिडेट थे, जिसमें से 2 चश्मा वाले कैंडिडेट को भी उन्होंने बुलाया था। तो ये सारी चीजें होने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ आगे की प्रोसेस। यहाँ से हमारी कंप्लीट हो गई और ये प्रोसेस कंप्लीट होने में हमें सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक रुके थे, मतलब 5 और 3 8 घंटे हमको टोटल लग गए थे। और इसके बाद फिर अगली चीज बता देते हैं, जैसे कोई छोटी मोटी समस्या किसी को आई, जैसे बीपी की भी समस्या किसी को आती है, घबरा जाते हैं, तो घबराने की वजह से वो बीपी ज्यादा या फिर कम आ सकता है, तो इस वजह से भी अगले दिन बुलाते हैं। लेकिन अगले दिन भी अगर आप फिट नहीं हुए तो फिर आपको वहां पे रीमेडिकल के लिए अपील करने के लिए एक डेट दी जाती है, उसमें आप रीमेडिकल के लिए अपील कर सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका रीमेडिकल फिर से कराया जाएगा। उसमें अगर छोटी मोटी समस्या है तो लगभग 50% कैंडिडेट का फिर से वही जो समस्या थी वो सॉल्व हो जाती है। बाकी अगर रीमेडिकल में भी अगर आप फेल हो जाते हैं तो फिर आपको पास नहीं किया जा सकता है, आपके लिए कोई पोस्ट नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। मेरे हिसाब से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है
हो सकता है 3 साल पहले मेडिकल टेस्ट हुआ था, तो आज के समय पे कुछ एक आध चीज भूल गया हूँ, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैं कल के दिन लाइव आऊंगा, तो लाइव में भी आप मुझसे बहुत सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं और वहां पे अपने डाउट्स आप पूछिएगा, मैं उनका जवाब आसानी से आपको सामने लाइव में दे दूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करना, जिससे कि रेलवे के इंपोर्टेंट अपडेट आपको मिलते रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।